एक स्टारलिट नाइट की शांति में बाइजिंग ने खुद को एक डरावने सपने की ठंडी पकड़ में फंसा हुआ पाया। रूम में अंधेरा था और परछाइयां उसकी तरफ रेंगती हुई लताओं की तरह बढ़ रही थीं। वह हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके हाथ मजबूती से बंधे हुए हैं। एक सिल्वर हेयर्ड फिगर उसके ऊपर मंडरा रहा है और उसके होंठ उसके पेट की तरफ नीचे जा रहे हैं। उसकी आंखें फड़क कर खुलती हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि उसकी इंटेंस गेज अंधेरे को चीर रही है। उसकी इंटेंस आईज कभी नहीं हटती जब वह उसकी ओर झुकता है, इतना करीब कि वह अपनी स्किन पर उसकी सांसें महसूस कर सकती है। अचानक उसे कुछ ठंडा और स्लिपरी महसूस होता है। एक सरपेंट उसे लपेट रहा है, उसके स्केल्स उसे दबा रहे हैं। उसकी सेंसेस धुंधली हो जाती हैं और सीन रियलिटी और नाइटमेयर के बीच बदलता रहता है। एक झटके के साथ वह जाग जाती है, सांस लेने के लिए तड़पते हुए। उसकी आंखें रूम में हर तरफ दौड़ती हैं, हर शैडो और हर कॉर्नर को स्कैन करती हैं। वहां कोई नहीं है। धीरे धीरे उसका रेसिंग हार्ट शांत होने लगता है और वह खुद से कहती है कि यह सिर्फ एक नाइटमेयर था, या फिर उसे ऐसा लगा। 3 मंथ्स बाद जब वह अपनी हेल्थ के लिए हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर की बातों ने उसकी शांति छीन ली। तुम प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया। एक ऐसी रेवलेशन जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। कंफ्यूजन ने उसका दिमाग चकरा दिया। उसका कोई पार्टनर नहीं था, इस रिवलेशन के लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह इसे समझ पाती, डॉक्टर ने आगे कहा, कुछ और भी है। अल्ट्रासाउंड दिखाता है कि तुम्हारा वूम्ब स्केल्स से भरा हुआ है। स्केल्स? बाइजिंग की आवाज कांप गई। उसका दिमाग डिसबिलीफ से भर गया। वह इसे एक अब्सर्ड मिस्टेक मानकर टालने की कोशिश कर रही थी। फिर भी जब उसने अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर देखा तो वह वहीं था, एक डार्क शेप उसके अंदर एक सर्पेंट की तरह रेंगता हुआ। वापस घर पर जब बाइजिंग अकेली बैठी इस इम्पॉसिबल बात के बारे में सोच रही थी, तब उसे किसी के देखने का स्ट्रेंज सेंसेशन हुआ। उसने आसपास देखा, लेकिन रूम खाली था। इसे पैरानोया समझकर टालते हुए वह आखिरकार सो गई। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें फड़क कर खुलीं। उसके सपने वाला फिगर उसके सामने खड़ा था। उसके रूम में ऐसे प्रकट हुआ जैसे उसे बुलाया गया हो। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। सिल्वर हेयर्ड, शार्प आइड, और उसकी ऑरा से एक एंशिएंट पावर झलक रही थी। बाइजिंग का दिमाग दौड़ने लगा। क्या तुम इस चाइल्ड के फादर हो? उसने पूछा, बमुश्किल अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए। समझने की कोशिश करते हुए बाइजिंग ने बात जारी रखी, लेकिन मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ये डिजर्व करती हूँ? उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। 20 ईयर्स अगो तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने तुम्हें लगभग खो ही दिया था। उसने शुरू किया। उसका हर शब्द गुस्से और कड़वाहट से भरा था। अपनी डेस्परेशन में तुम्हारे फादर ने मेरी फियांसे को पकड़ लिया और तुम्हारी जान बचाने के लिए उसकी सैक्रिफाइस कर दी। मैं हिसाब लेने आया हूँ। जान के बदले जान, उसने डिक्लेयर किया। उसकी नजरें टिकी हुई थीं। बाइजिंग का डर बढ़ गया और उसने भीख मांगते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, जब तक कि उससे मुझे चोट ना पहुंचे। वह आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक मजाक सा चमका। जो भी मैं कहूं। जब बाइजिंग उस सिल्वर हेयर्ड मैन के सामने खड़ी थी, उसकी इंटेंस गेज थोड़ी नरम हुई। तुम्हें जाने देना मुश्किल नहीं है, उसने शुरू किया, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली, उसने शुरू किया, मेरी डिसाइपल बनने का वादा करो और अच्छे काम करने में मेरी मदद करो। वह रुका। उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए। दूसरी, क्योंकि मेरी फियांसे तुम्हारी वजह से मरी, तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी मेरी वाइफ के रूप में। वह उसकी ओर झुका। आवाज ठंडी लेकिन कमांडिंग थी। मेरे चाइल्ड को जन्म दो और मेरी लेगेसी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ाओ। खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए बाइजिंग फुसफुसाई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पहला वाला, कोई पछतावा नहीं, उसने जवाब दिया। वह और करीब झुका और एक किस के साथ उसकी किस्मत सील कर दी। बाद में जब बाइजिंग उस सरियल इनकाउंटर के बारे में सोच रही थी, उसने अपने सामने एक अजीब बीड पड़ा हुआ देखा। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, इस बीड को प्रोटेक्ट करना, ये हमारे बॉन्ड का प्रूफ है। निष्पक्ष रहना, ईमानदार रहना और लालच से सावधान रहना। और मेरा नाम लियू लॉन्गटिंग है, इसे याद रखना। बहुत समय पहले पूरे रीजन में एक कहानी फैली थी। एक रहस्यमयी माउंटेन गॉड पहाड़ों में गहरे छिपे एक गांव की रखवाली करता था। उसकी शक्ति के बारे में अफवाहें उड़ती थीं कि उसके आशीर्वाद से वेल्थ और प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन उसका गुस्सा उन लोगों पर प्राकृतिक आपदाएं ला सकता है जो उसे नाराज करते हैं। उसकी कृपा बनाए रखने के लिए उन्होंने एक रिचुअल शुरू किया, जवान औरतों को सैक्रिफाइसेस के रूप में चढ़ाते हुए, ताकि आपदाओं से बचा जा सके। समय के साथ यह ट्रेडिशन एक डरावना बोझ बन गया, जिसने गांव वालों को भक्ति और डर दोनों के साथ गॉड से बांध दिया। बाइजिंग को इस डार्क हिस्ट्री के बारे में पता चला और वह अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं छिपा सकी। तुम अभी भी इस पर यकीन कैसे कर सकती हो? यह सिर्फ सुपरस्टिशन है,
उसने अपनी ग्रैंडमदर से बहस की, जो अपने विश्वास पर अडिग थीं। माउंटेन गॉड ने मुझे सपने में चेतावनी दी थी, अगर हम रुके तो हमारे बच्चों और पोते पोतियों पर मुसीबत आएगी। आह भरते हुए बाई जिंग को लियू लॉन्गटिंग का जिक्र पहले करने पर पछतावा हुआ। उसकी ग्रैंडमदर ने अचानक डिक्लेयर किया, चूंकि तुम इतनी काबिल हो, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। शॉक्ड होकर बाई जिंग ने देखा कि उसकी ग्रैंडमदर ने अपने जाने का अनाउंसमेंट कर दिया और बाई जिंग को माउंटेन गॉड से अकेले निपटने के लिए छोड़ दिया। बाई जिंग गांव में टहलने लगी। उसने एक एल्डर को देखा जिसने अपनी ग्रैंड डॉटर को प्यार से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रिजाइंड एक्सप्रेशन था। वो एल्डर बोलती रही, उसकी आवाज में उदासी थी। कई साल पहले मेरी एक बहन को माउंटेन गॉड को ऑफरिंग के रूप में ले जाया गया था। पहाड़ पर घसीटते हुए ले जाए जाने पर उसने बहादुरी से अपनी किस्मत का सामना किया, भले ही वो जानती थी कि वहां से कोई वापसी नहीं होगी। उस एल्डर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को मजबूती से पकड़ लिया और उसे गले लगाते हुए उसके आंसू खामोशी से गिरने लगे। बाईजिंग ने शांति से सुना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो फुसफुसाई। बाईजिंग को अपने पास एक फेमिलियर प्रेजेंस महसूस हुई। लियू लॉन्गटिंग, वो एक स्मर्क के साथ पास आया। ज्यादा खुश मत हो, वो मुझे नहीं देख सकते। अगर तुम यहाँ मुझसे बात करोगी तो वो तुम्हें पागल समझेंगे। बाईजिंग एक मुश्किल सवाल से जूझ रही थी। मैं इस माउंटेन गॉड को कैसे संभालूं? सभी गॉड्स विश्वास से पैदा होते हैं। विश्वास जितना गहरा होगा वो उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। लेकिन गांव वालों ने बहुत पहले ही उस पर से विश्वास खो दिया है, उसने रिमार्क किया। यही बात मेरे लिए भी लागू होती है। बाईजिंग ने उसे शक की नजर से देखा। क्या तुम सच में उसे हरा सकते हो? उसने पूछा। लॉन्गटिंग मुस्कुराया, शायद। आखिर मैं 700 ओवर ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लियू लॉन्गटिंग और करीब झुका। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मेरे पास एक प्लान है, वो फुसफुसाया। उस छोटी लड़की की सैक्रिफाइस देने के बजाय खुद को माउंटेन गॉड की ब्राइड के रूप में पेश करो। उसने उसे अपने करीब खींचा। उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं। मेरे आने का इंतजार करना और मैं तुम्हें माउंटेन गॉड से बचाऊंगा, वो फुसफुसाया। बाईजिंग ने उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम बेहतर होगा कि याद रखो, एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसके लिए देख लूंगी, वो मुस्कुराया। सावधान रहना बाईजिंग, तुम्हारी जान अब मेरे हाथों में है। माउंटेन गॉड की सैक्रिफाइस का दिन आ गया। बाईजिंग, जो सेरेमोनियल रेड रोब्स में सजी हुई थी, गांव वालों के गंभीर मंत्रोच्चार के बीच पहाड़ पर चढ़ने लगी। जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ, बाईजिंग का दिल डर और डिटर्मिनेशन दोनों से धड़कने लगा। उसके पास माउंटेन गॉड का सामना करने से बचने का एक प्लान था। वो अपने साथ एक स्पेशल पिल लाई थी जिसे खाने पर वो पावरलेस हो जाता। जैसे ही रिचुअल की कैंडल्स फड़कने लगीं और दीवारों पर परछाइयां पड़ने लगीं, बाईजिंग धुंधले मंदिर में अकेली बैठकर प्रार्थना करने लगी। लेकिन उसकी तन्हाई में एक ईरी प्रेजेंस ने दखल दिया। अंधेरे से एक फिगर सामने आया, एक लंबा आदमी जिसने ब्लैक रोब्स पहने थे और उसकी आंखें एक अनसेटलिंग इंटेंसिटी के साथ चमक रही थीं। वो रहस्यमयी आदमी करीब आया। उसकी नजरें टिकी हुई थीं। तुम मेरी ब्राइड हो। मैंने तुम्हारा बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, उसने डिक्लेयर किया। जैसे ही वो करीब झुका, वो एक ऐसे लहजे में फुसफुसाया जो प्लेफुल और ऑमिनस के बीच का था। मुझे और इंतजार मत कराओ मेरी ब्राइड, मेरी बन जाओ, वरना तुम्हारे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके अंदर एक बगावत की लहर उठी। रुको, मुझे और वक्त चाहिए, बाईजिंग ने जवाब दिया, बच निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वक्त मांगते हुए। माउंटेन गॉड ने अपना सिर झुकाया। उसे मजा आ रहा था। तुम मुझसे डर क्यों नहीं रही हो? उसने पूछा। बाईजिंग अपनी घबराहट के बावजूद मुस्कुराने में कामयाब रही। खैर, शायद इसलिए क्योंकि तुम इतने हैंडसम दिखते हो। उसने अपनी आईब्राव ऊपर की उसकी बोल्डनेस देखकर उसे दिलचस्पी हुई। इंटरेस्टिंग, वो बुदबुदाया। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहाँ से हैंडसम लगता हूँ? घबराकर बाईजिंग हकलाने लगी। खैर, तुम्हारी नोज, आईज, माउथ, सब कुछ अच्छा लग रहा है। माउंटेन गॉड ने बाईजिंग को करीब खींचा। उसकी इंटेंस गेज उसके चेहरे से कभी नहीं हटी। सिर्फ मेरा चेहरा ही अच्छा नहीं दिखता, वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, बल्कि मुझे यकीन है कि मेरी बाकी बॉडी भी वैसी ही होगी। बाईजिंग ने उसे रोकने की कोशिश में जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर दिए। रुको मिस्टर माउंटेन, एक पल ठहरिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, उसने कहा। मासूमियत का नाटक करते हुए उसने उसे एक छोटी पिल थमा दी, जो उसकी मदर ने उसे एक आर्टिफैक्ट के रूप में दी थी, और दावा किया कि इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसे उम्मीद थी कि वो बिना किसी सस्पेशन के इसे खा लेगा, लेकिन उसने आईब्राव ऊपर की। उसे शक हुआ। और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पॉइजन नहीं है? उसने पूछा। उसकी शार्प गेज सवाल कर रही थी। बाईजिंग ने अपना कंपोजर बनाए रखा और शांति से वो पिल अपने मुंह में डाल ली। पॉइजन? मैं जो तुम्हारी ब्राइड हूँ, वो अपने हैंडसम हस्बैंड को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? अम्यूज्ड होकर वो और करीब झुका। चलो बराबरी करते हैं, वो बुदबुदाया। तुम्हें भी इसका आधा हिस्सा खाना होगा। उसने उसके मुंह से पिल निकाल ली, सावधानी से उसे 2 हिस्सों में बांटा, फिर खुद एक पोर्शन खाया और दूसरा आधा हिस्सा धीरे से वापस उसके होठों के बीच सरका दिया। लेकिन जैसे ही उसने आधी पिल खाई, बाईजिंग को अपना शरीर सुन्न महसूस होने लगा। उसके लिम्फ्स हिलने से मना करने लगे।
शॉक्ड और परेशान होकर उसे एहसास हुआ कि उसका प्लान बैकफायर कर गया है। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? उसने बेबसी से सोचा और मन ही मन लियू लॉन्गटिंग को कोसने लगी कि वो उसे बचाने कब आएगा। जैसे ही उसकी विजन धुंधली हुई, रूम में एनर्जी की एक लहर भर गई। हवा में पावर की गूंज होने लगी और एक जबरदस्त प्रेजेंस वहां प्रकट हुई। लियू लॉन्गटिंग आ चुका था। माउंटेन गॉड ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेरे अच्छे पलों को खराब करने की हिम्मत किसने की? वो गुर्राया। लियू लॉन्गटिंग मुस्कुराया, उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने बुरे काम किए और फिर भी तुम नेक काम करने की बात करते हो। माउंटेन गॉड थोड़ा लड़खड़ाया। तुम? वो बुदबुदाया। लियू लॉन्गटिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी पावर चारों तरफ फैल रही थी जब वो आगे बढ़ा। करीब से देखो, उसने कमांड दिया। क्या तुम मुझे पहचानते हो? जैसे ही दोनों आमने सामने आए, माउंटेन गॉड ने लियू लॉन्गटिंग को ताना मारा। उसे अपनी सुपीरियोरिटी और बरसों की पूजा से मिली जीत पर पूरा भरोसा था। लियू लॉन्गटिंग शांत रहा। उसकी आवाज स्थिर थी जब उसने जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। लड़ाई शुरू हो गई। उनके बीच एनर्जी कड़कने लगी, जिससे जमीन हिल गई और आसमान गूंज उठा। जैसे ही लियू लॉन्गटिंग ने एक ताकतवर मंत्रा पढ़ा, माउंटेन गॉड पीछे हटा। वो साफ तौर पर चौंका हुआ था। उसका शांत कॉन्फिडेंस टूट गया और पहली बार चेहरे पर डर दिखा। मौके का फायदा उठाते हुए लियू लॉन्गटिंग ने हमला किया। उसका अटैक एकदम सटीक लगा। माउंटेन गॉड दर्द से कराह उठा। उसकी वो महान उपस्थिति अब खत्म हो चुकी थी और वो हार कर लड़खड़ाने लगा। लियू लॉन्गटिंग बाई जिंग को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने पाया कि वो जमी हुई थी और उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था। उसने अपनी आईब्राउ ऊपर की और उसकी डिस्ट्रेस को नोटिस किया। क्या तुमने भी वो पिल खा ली? उसने पूछा। उसे एहसास हुआ और वो नरम पड़ते हुए समझाने लगा, तुम्हारे अंदर के बच्चों ने तुम्हारी रक्षा की, लेकिन इसके इफेक्ट्स तुम्हारे लिए इतने आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वो बुदबुदाया। उसकी नजरें उसकी नजरों से मिली। वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो माउंटेन गॉड का हुआ है। बाईजिंग के गाल लाल हो गए। जब उसे उसका इंटेंट समझ आया, उसका दिमाग दौड़ने लगा। लानत है इस सांप पर, हमेशा फायदा उठाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। उसके विचारों को भांपते हुए लियू लॉन्गटिंग धीरे से हंसा। वो और करीब झुका। उसकी ब्रेथ उसके गालों पर गर्म महसूस हो रही थी। बहुत वक्त हो गया है ना? उसने उसे चिढ़ाया। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? उसके अंदरूनी विरोध के बावजूद बाईजिंग का ब्लश और गहरा हो गया, जिसने उसे धोखा दे दिया। और उस सन्नाटे में उनके आसपास की दुनिया जैसे गायब हो गई और सिर्फ वो दोनों रह गए। जैसे ही सुबह हुई, बाईजिंग लियू लॉन्गटिंग के पास जागी और पिछली रात की यादें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। शर्मिंदा होकर उसने मन ही मन दुआ की कि वो सब भूल जाए। हालांकि लॉन्गटिंग ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उस पिल से तड़पने से तो बेहतर है ना? चिढ़कर बाईजिंग झिझकी। इसके बारे में बात मत करो। और उसने उसे दूर धकेल दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि वो अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाए और इशारा किया कि अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो उसका हाल भी माउंटेन गॉड जैसा हो सकता है। बाद में जब वो चला जाता है, वो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचती है और उसे एहसास होता है कि अभी उसका सामना करना बेकार है। वो फिलहाल उसकी बात मानने का फैसला करती है। उसके बाद बाईजिंग बाहर निकलती है, जहां विलेज में जश्न का माहौल है, क्योंकि माउंटेन गॉड हार चुका है। वो गांव वालों को यकीन दिलाती है कि अब सैक्रिफाइसेस पर निर्भर न रहें और उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मेहनत करने के लिए इनकरेज करती है। बाद में बाईजिंग अपनी ग्रैंडमदर के साथ सोइंगू के पास पहुंचती है, जो एक रहस्यमयी फॉर्चून टेलर है। अंदर सोइंगू एक चमकते हुए ब्लू ऑर्ब में देखती है और एक जानती हुई मुस्कान के साथ बाईजिंग की ऑरा को स्टडी करती है। फॉर्चून टेलर बताती है कि बाईजिंग के हालात असाधारण हैं, जो एक साधारण इंसान की किस्मत से कहीं बढ़कर हैं। उसकी जिंदगी को एक मुश्किल रास्ते पर धकेला गया है, जहां से बचने के ऑप्शंस बहुत कम हैं। सोइंगू फिर खुलासा करती है कि बाईजिंग की बॉडी में एक ताकतवर फैमिली कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो उसकी डेस्टिनी को लियू लॉन्गटिंग से बांधता है। जब बाईजिंग पूछती है कि क्या इस बॉन्ड को तोड़ने का कोई रास्ता है, तो सोइंगू उसे बताती है कि ये आसान नहीं होगा। इमॉर्टल फैमिली बॉन्ड्स की ये प्रैक्टिस लगभग 1000 साल से चली आ रही है और इसे सिर्फ बातों से खत्म नहीं किया जा सकता। फ्रस्ट्रेटेड होकर बाईजिंग सलाह मांगती है। वो बताती है कि वो अपनी खुद की फैमिली के साथ क्या कर पाई है। वो उसे सलाह देती है कि लियू लॉन्गटिंग को दबाने के लिए उसे शादी करने के लिए सही आदमी ढूंढना चाहिए। बाईजिंग की आंखें डर से फटी रह गईं। नहीं, अगर उसे पता चला तो वो हम सबको मार डालेगा। सुइंग को सलाह देती है कि एकमात्र सॉल्यूशन लियू लॉन्गटिंग की पावर को अच्छाई, वर्चू और सेल्फ इंप्रूवमेंट से बैलेंस करना है। वो जोर देती है कि अगर बाईजिंग काफी अच्छे काम इकट्ठा कर लेती है तो वो बाजी पलट सकती है और खुद को इन एंशिएंट फोर्सेस के कंट्रोल में आने से बचा सकती है। अपनी मदद देने से पहले सोइंगू ने बाईजिंग से कहा कि वो पहले एक क्लाइंट की प्रॉब्लम में मदद करे। कोई और रास्ता न होने पर बाईजिंग हिचकिचाते हुए मान गई। बाईजिंग और लियू लॉन्गटिंग ने फोन पर क्लाइंट की प्रॉब्लम सुनी। वो बताता है कि 60 इयर्स अगो उसके ग्रैंडफादर ने मेटिंग कर रहे सांपों के एक जोड़े को डिस्टर्ब कर दिया था, जिससे वो नाराज हो गए। तब से उसका परिवार मुसीबत में है और ऐसा लगता है कि ये इन वेंजफुल स्पिरिट्स का काम है।
हाल ही में सांप ने उसकी छोटी बेटी को सपनों में चेतावनी दी है कि वे परिवार को बर्बाद कर देंगे। क्लाइंट बेबस होकर कर्ज तोड़ने के लिए बई जिंग की मदद मांगता है। बई जिंग ने लिu लॉन्गटिंग को समझाया कि उसकी सहेली को किसी तरह उनके बारे में पता चल गया है और उसने उसकी मदद मांगी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने उसे मनाने की कोशिश करते हुए पूछा। लिu लॉन्गटिंग ने उसे एक पल के लिए स्टडी किया और फिर अचानक मानकर उसे चौंका दिया। बई जिंग की सांसें थम गईं। वो उसके अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स से हैरान थी। करीब झुकते हुए लिu लॉन्गटिंग ने एक स्मर्क के साथ कहा, कल शायद मैं थोड़ा रूथलेस था। इसे एक वेडिंग गिफ्ट समझो क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। चिढ़कर बई जिंग ने पलटकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि उस रात का जिक्र मत करना, और किसने कहा कि हमारी शादी हो गई है? जैसे ही बई जिंग और लिu लॉन्गटिंग घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनका होस्ट बड़ी सावधानी और क्यूरियोसिटी के साथ स्वागत करता है। बई जिंग को देखकर उस आदमी का बर्ताव वार्मथ में बदल जाता है, लेकिन वो लिu लॉन्गटिंग को लेकर काफी वेरी लगता है। लिu लॉन्गटिंग अपना इंट्रोडक्शन उसके पार्टनर के तौर पर देता है जो मदद करने आया है, जिसे सुनकर होस्ट उसे हैरानी से देखता है। जब बई जिंग और लिu लॉन्गटिंग को ऊपर ले जाया जाता है तो वहां उन्हें उनकी बेटी शाओलिंग मिलती है, जो काफी ट्रबल्ड दिख रही है और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी ऑरा है। लिu लॉन्गटिंग तुरंत उसके आसपास मौजूद डार्क एनर्जी को पहचान लेता है। होस्ट शाओलिंग को समझाता है कि ये लोग उसकी मदद करने आए हैं। वो उन्हें स्केरी नजरों से देखती है और बिना किसी चेतावनी के बई जिंग पर हमला कर देती है। लिu लॉन्गटिंग फुर्ती से बीच में आकर बई जिंग को उस अचानक हुए अटैक से बचा लेता है। शाओलिंग घुर्राते हुए कहती है, कोई इंटरफियर नहीं करेगा, कोशिश की तो मैं मार डालूंगी। कमरे में एक इंटेंस एनर्जी गूंजने लगती है जब लिu लॉन्गटिंग एक ताकतवर मंत्रा पढ़ना शुरू करता है। शाओलिंग के आसपास का अंधेरा गायब होने लगता है, जिससे वो दंग रह जाती है और उसकी नजरें अब साफ और मासूम दिखती हैं। उसका पिता ग्रेटिट्यूड से भर जाता है और इसे एक मिरेकल कहते हुए बई जिंग और लिu लॉन्गटिंग का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी बेटी आखिरकार अपने पुराने शांत स्वभाव में वापस आ गई थी। माँ जियांगो रिक्वेस्ट करता है कि क्या वे आज ही एक्सोर्सिज्म खत्म कर सकते हैं, लेकिन लिu लॉन्गटिंग मना कर देता है और समझाता है कि उसकी वाइफ बई जिंग सफर की वजह से थक गई है। वो आराम करने के लिए एक होटल में ले जाने के लिए कहता है और कहता है कि वे कल वापस आएंगे। मेई जियांगुओ हिचकिचाते हुए उन्हें अपने ही घर में कमरे ऑफर करता है, लेकिन लिu लॉन्गटिंग की तीखी नजर उसे तुरंत चुप करा देती है। हार मानकर मेई जियांगुओ उनके लिए होटल का इंतजाम करने के लिए राजी हो जाता है। होटल में बई जिंग थककर बिस्तर पर गिर जाती है और बुदबुदाती है, तुमने ये मैटर पहले ही क्यों नहीं सुलझा लिया ताकि हम इन सब से बचकर घर पर रह सकते? लिu लॉन्गटिंग खिड़की के पास खड़ा होकर उस घर को देखता है जिसे उन्होंने विजिट किया था। वो कहता है कि प्रॉपर्टी पर असल में कोई असली कर्ज नहीं है, बल्कि उसे शक है कि परिवार के साथ कुछ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। वो इस बात पर हैरानी जताता है कि मेई जियांगुओ उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह कैसे देख पा रहा था, और अंदाजा लगाता है कि शायद उस परिवार ने स्पिरिचुअल साइड के बदले में कुछ बड़ा, जैसे कि इटर्नल लाइफ दांव पर लगाई हो। बई जिंग अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करती है और पूछती है, क्या वो लड़की सिर्फ पोजेस्ड होने का नाटक कर रही थी, और घर में सांपों की वो अजीब स्मेल कैसी थी? लिu लॉन्गटिंग एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ फैसला सुनाता है कि उन्हें जानबूझकर किसी खास वजह से इस सिचुएशन में फंसाया गया है। वो खौफनाक लहजे में कहता है, असली टारगेट हम हैं। बई जिंग चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर उन्हें ही क्यों टारगेट किया गया, खासकर तब जब उन्होंने उस परिवार का कोई नुकसान नहीं किया है। लिu लॉन्गटिंग कहता है कि वेंजेंस लेना हमेशा किसी पुरानी रंजिश के बारे में नहीं होता, कभी कभी ये बस एक नेसेसिटी की बात होती है। वो अपना सस्पिशन जाहिर करता है कि माँ जांगो के इरादे नेक नहीं हैं और शायद वो अपनी इमोर्टैलिटी बनाए रखने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच बई जिंग उसे देखते हुए ख्यालों में खो जाती है, उसकी फॉर्म और चार्म की तारीफ करती है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। खुद को रोक ना पाने की वजह से बई जिंग की इमेजिनेशन बेकाबू हो जाती है और वो लिu लॉन्गटिंग की तुलना किसी टीवी मॉडल से करने लगती है। हालांकि लिu लॉन्गटिंग सादगी से अपने कपड़े मांगता है जो वो दरवाजे पर छोड़ आई थी। घबराकर वो जवाब देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कपड़े दे पाती वो बाहर आ जाता है और उसे अपनी बेयर प्रेजेंस से दंग कर देता है। वो हकलाते हुए उसे जल्दी से खुद को ढकने के लिए कहती है। उसके रिएक्शन से बेअसर होकर लिu लॉन्गटिंग शांति से करीब आता है। वो उसकी तरफ झुकता है और पूछता है कि क्या उसे अभी भी उसकी स्किन से वो फिशी स्मेल आ रही है। उसकी आंखों में एक मिस्चीवस चमक थी। शर्माते हुए और थोड़ी उखड़ी हुई सांसों के साथ बई जिंग कंफर्म करती है कि ये फेंट है, लेकिन वो और भी करीब आ जाता है। बई जिंग का दिल जोर से धड़कने लगता है जब लिu लॉन्गटिंग उसे पीछे की तरफ खींचता है और एक गहरे लंबे किस के साथ उसे अपनी बाहों में भर लेता है। जैसे ही वो पल गहरा होता है, दरवाजे पर अचानक हुई एक दस्तक उन्हें इंटरप्ट कर देती है। लिu लॉन्गटिंग पीछे हटता है। वो साफ तौर पर अनॉयड लग रहा है और उसकी नजरें गहरी हो जाती हैं। जब वो आवाज देता है, वहां कौन है? दरवाजा खोलने पर उन्हें क्लाइंट में ही जियांगो मिलता है जो पैनिक की हालत में है।
वो बाईजिंग से मिन्नत करता है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपके जाने के बाद वो इविल स्पिरिट फिर से आ गई और उसकी जान लेने की धमकी दे रही है। वो उसे चैलेंज करती है और याद दिलाती है कि जब उन्होंने उसके घर की जांच की थी तो वहां कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला था। वो उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है। मेई जांगो, जो साफ तौर पर डिस्ट्रेस्ड है, जोर देकर कहता है, मिस, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लियू लोंगटिंग, जो अभी भी कंपोज्ड है लेकिन थोड़ा इरिटेटेड है, मेई जांगो से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि हम उसे बचाएं तो तुम्हें सच बताना होगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हिचकिचाते हुए मेई जांगो अपने परिवार का डार्क हिस्ट्री बताता है। वो शेयर करता है कि कैसे उसके पिता एक बार एक शमान से मिले थे जिसने उन्हें रहस्यमयी सांपों के एक जोड़े की पूजा करने की सलाह दी थी और वादा किया था कि वो स्नेक डीटी उनके परिवार के लिए वेल्थ और प्रोटेक्शन लाएगा। बदले में उसका परिवार उस क्रीचर से बंध जाएगा और पूजा के जरिए उसकी पावर को बनाए रखेगा। समय बीतने के साथ परिवार ने प्रॉस्पेरिटी का आनंद तो लिया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सांपों ने खुद को जिंदा रखने के लिए उनकी लाइफ फोर्स को सोखना शुरू कर दिया और ज्यादा सैक्रिफाइसेस की मांग करने लगे। मेई जांगो एडमिट करता है कि परिवार के दूसरे सदस्य जो अपनी लाइफ फोर्स देने या उस डेटी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें भयानक अंजाम भुगतना पड़ा। अब वो स्पिरिट्स उसकी बेटी को अपना अगला वेसल बनाना चाहती हैं। तुम्हारा मतलब है कि तुमने अपनी फॉर्चून बनाए रखने के लिए अपने ही परिवार की सैक्रिफाइस दे दी? बाईजिंग ने हैरान होकर पूछा। मेई जांगो पछतावे से भर जाता है और बेबसी से मिन्नत करता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मेरे अलावा कोई और हमारे फैमिली अफेयर्स नहीं संभाल सकता। प्लीज, अगर आप हमें इस कर्ज से बचा सकें तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, यहाँ तक कि अपनी फैमिली एसेट्स भी सौंप दूंगा। मेई जांगो की इस बेबस पुकार को अनसुना न कर पाने की वजह से बाईजिंग हिचकिचाते हुए मदद करने के लिए मान जाती है। जैसे ही वे ऊपर जाने लगते हैं, लियू लोंगटिंग सख्ती से उसे नीचे रुककर इंतजार करने का निर्देश देता है। अकेली रह जाने पर बाईजिंग सोफा पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि वो साथ जाने के बजाय अकेले जाने पर क्यों अड़ा रहा। तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो नीचे देखती है और उसकी धड़कनें रुक जाती हैं जब एक सिनिस्टर मैलेवोलेंट स्पिरिट सोफा के नीचे से झांकती है, जिसकी काली आंखें चमक रही थीं। अचानक एक डरावनी हंसी के साथ वो स्पिरिट सोफा के नीचे से स्लाइडर करते हुए बाहर निकलती है, जिससे बाईजिंग बुरी तरह डर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो मेलेवोलेंट स्पिरिट उसे ही टारगेट कर रही है। घबराकर वो चिल्लाती है, लियू लोंगटिंग, मेरी मदद करो। उसी पल एक ताकतवर एनर्जी उसे घेर लेती है और उसे हवा में उठा देती है। वो बेबस होकर हवा में लटकी रहती है और डार्क एनर्जी उसके चारों ओर स्विरल करने लगती है, जैसे उसे निगल जाएगी। जब डर उस पर हावी होने ही वाला होता है, तभी उसके अंदर से रेड एनर्जी में लिपटी एक रहस्यमयी फिगर बाहर आती है। उसे अचानक सामने देखकर बाईजिंग ने पूछा, क्या तुम्हें मरा हुआ नहीं होना चाहिए था? माउंटेन गॉड अचानक प्रकट हो जाता है। उसकी प्रेजेंस बहुत ताकतवर और फियर्स थी। वो स्पिरिट का सामना अपनी इंटेंस ग्लेयर से करता है और अपनी कड़क आवाज में चिल्लाता है, पीछे हटो। वो स्पिरिट माउंटेन गॉड का मजाक उड़ाती है और उसे रोकने की उसकी कोशिश पर हंसती है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती है, वे आपस में टकराते हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इस बैटल को देखते हुए बाईजिंग मन ही मन सोचती है, ये यहाँ क्यों है? क्या वो उस दिन नहीं मर गया था? क्या वो रिवेंज लेने आया है? अचानक वो स्पिरिट दहाड़ती है, जो भी बीच में आएगा उसे मरना होगा, और वो बाईजिंग की तरफ झपटती है। फुर्ती दिखाते हुए माउंटेन गॉड उसे बचा लेता है और खुद को उसके और स्पिरिट के बीच ले आता है। वो उस स्पिरिट को ताना मारते हुए कहता है, अगर तुम अभी अपने पति के पास वापस नहीं गई तो तुम उसे हमेशा के लिए खो सकती हो। एक खतरनाक गुर्राहट के साथ वो स्पिरिट हिचकिचाती है और फिर जल्दी से पीछे हट जाती है। जैसे ही माउंटेन गॉड वापस जमीन पर उतरता है, बाईजिंग दौड़कर उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो उसे एक हल्की मुस्कान देता है और जवाब देता है, मैं ठीक हूँ। वो खुलासा करता है कि उसने ल्यू फैमिली द्वारा उसे कमजोर करने के लिए बनाया गया एक जहरीला पॉइजन पिया था, फिर भी वो अपनी मजबूत कल्टीवेशन की वजह से बच गया। बाईजिंग चिंता और क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखती है। उसने समझाया कि बचने के लिए उसने अपनी एसेंस का एक छोटा हिस्सा उसके अंदर रख दिया था। बाईजिंग उसके उस खतरनाक दवाई को लेने के फैसले पर सवाल उठाती है, जो वक्त के साथ उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। वो शांति से जवाब देता है कि उसने बहुत से गलत काम किए हैं और वो गांव वालों की नफरत को अपनी किस्मत तय करने देने के बजाय खुद उन परिणामों को भुगतने के लिए तैयार है। बाईजिंग पूछती है कि अब वो क्या करना चाहता है। माउंटेन गॉड बाईजिंग की डिटर्मिनेशन को देखते हुए उसे लियू लोंगटिंग के कंट्रोल से भागने में मदद करने का ऑफर देता है, क्योंकि वो उसकी आजादी की इच्छा को महसूस कर सकता है। हालांकि वो मानता है कि उसकी एनर्जी काफी कमजोर हो गई है। रिकवरी के लिए वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे अपनी पावर वापस पाने तक अपनी बॉडी के अंदर रहने देगी और भविष्य में इसका एहसान चुकाने का वादा करता है। बाईजिंग थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसकी सच्ची अपील को सुनती है। भावुक होकर वो मान जाती है और माउंटेन गॉड धीरे से मुस्कुराते हुए उसे पूरा सपोर्ट देने का वादा करता है।
लेकिन वो सोचने लगती है, क्या वो सच में उसे मारना चाहती हैं? उसकी कड़ी बातों और ज्यादा घुलने मिलने वाले बर्ताव के अलावा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सच में बुरा हो। जब बाईजिंग गहरे ख्यालों में खोई होती है कि ये नया अलायंस उसके फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा, उसे एहसास होता है कि माउंटेन गॉड पहले ही गायब हो चुका है और वो आगे आने वाले खतरों के शक में डूबी रह जाती है। इसी बीच बाहर ल्यू लॉन्गटिंग एक जबरदस्त बैटल में लगा हुआ है। उसके चारों ओर एक चमकती हुई सुनहरा ऑरा है और वो एस्टेट के पास मौजूद बुरी मेलेवोलेंट स्पिरिट्स को भगा रहा है। उसका कॉन्फिडेंट अंदाज जब वो स्पिरिट्स को सरेंडर करने का कमांड देता है, उसके ऑरा ऑफ अथॉरिटी को और भी बढ़ा देता है। वो निडर होकर उस विशाल और डरावने सरपेंट स्पिरिट का सामना करता है और उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि आज वो उसे सबक सिखाकर रहेगा। अपने हाथ में एक तालिस्मैन पकड़े हुए ल्यू लॉन्गटिंग उन सांपों को आखिरी चेतावनी देता है, अभी सरेंडर करो और मेरा साथ देने की कसम खाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसकी मर्सी के लिए ग्रेटफुल होकर सांप शुक्रगुजार होते हुए झुकते हैं और एक भयानक अंजाम से बचकर राहत महसूस करते हैं। लियो लॉन्गटिंग फिर उन्हें एक टैलिस्मन देता है और निर्देश देता है कि इसे संभाल कर रखें और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें। वो इशारा करता है कि अगर माँ जांगो भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचना चाहता है तो उसे काले रास्तों से वेल्थ पाने के शॉर्टकट्स ढूंढने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। मे जांगो राहत और रिलीफ से भरकर अपना थैंक्स जाहिर करता है। जैसे ही लियो लॉन्गटिंग और बाईजिंग वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, वो उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है, जब तुम नीचे थी तो क्या उस फीमेल स्नेक स्पिरिट ने तुम्हें कोई ट्रबल दी? बाईजिंग सिर हिलाती है, हाँ, उसने मुझ पर अटैक किया था। क्यूरियस होकर लियो लॉन्गटिंग अपनी आईब्राउ उठाता है, बिना किसी पावर्स के तुमने उसे कैसे हैंडल किया? बाईजिंग हिचकिचाती है, फिर जवाब देती है, वो मैं नहीं थी, किसी और ने मेरी मदद की और उस फीमेल स्नेक को अपने पति को ढूंढने के लिए कहा। लियो लॉन्गटिंग एक पल के लिए उसके चेहरे को स्टडी करता है। वो साफ तौर पर इंट्रीग्ड था, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं पूछता। इसके बजाय वो कहता है, अपनी फ्रेंड को बता देना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं तुम्हें टैलिस्मन बनाना भी सिखाऊंगा ताकि तुम भविष्य में अपनी रक्षा कर सको। बाईजिंग सोचती है कि वो इस बारे में और सवाल क्यों नहीं पूछ रहा कि उसकी मदद के लिए कौन आया था। उसके विचारों को भांपते हुए लियो लॉन्गटिंग स्मर्क करता है और उसे चिढ़ाता है, मैं बस नहीं चाहता कि कोई डीमंस मेरी इतनी सुंदर वाइफ को अपना शिकार बनाए। बाईजिंग शर्मा जाती है और अपनी मुस्कान नहीं छिपा पाती। घर वापस आकर बाईजिंग अपने चेहरे पर कुछ पिंपल्स नोटिस करती है। कंसर्न्ड होकर वो अपनी फॉर्चून टेलर सहेली से सलाह मांगती है। उसकी सहेली सुझाव देती है कि शायद ये उसके अंदर लियो लॉन्गटिंग के बच्चे की वजह से हो सकता है और उसे उससे मदद मांगने की सलाह देती है। लियो लॉन्गटिंग के कमरे के बाहर खड़ी बाईजिंग हिचकिचाती है और सोचती है कि इस बारे में बात करे या नहीं। जैसे ही वो वापस मुड़ने वाली होती है, लियो लॉन्गटिंग उसे दरवाजे पर लिंगरिंग करते देख लेता है और अंदर बुलाता है। अंदर जाकर वो घबराहट में इधर उधर हाथ पैर मारती है। उसे समझ नहीं आता कि टॉपिक कैसे शुरू करे। उसकी रिलक्टेंस को नोटिस करते हुए लियो लॉन्गटिंग अपनी आईब्राउ उठाता है और पूछता है, तुम वहां बस खड़ी क्यों हो? करीब आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि टैलिस्मन्स कैसे बनाते हैं। वो बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ता है। उसकी उंगलियां उसकी स्किन पर गर्म महसूस हो रही थीं जब वो पूरी प्रिसिजन के साथ टैलिस्मन्स बनाने लगता है। अकेला टैलिस्मन्स कमजोर होता है, वो बुदबुदाया, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी के तेज बहाव के साथ ये बहुत पावरफुल हो जाता है। वो उसकी टेंस पोस्चर को देखकर नरमी से सलाह देता है, अपनी पकड़ रिलैक्स करो ताकि ये फ्रीली बह सके। लेकिन उसका चेहरा इतना करीब होने की वजह से बाईजिंग के लिए रिलैक्स करना मुश्किल हो जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसकी डिस्कम्फर्ट साफ दिखती है। उसकी अनीज को महसूस करते हुए लियो लॉन्गटिंग उसे और भी करीब खींच लेता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम तभी कॉन्सेंट्रेट कर पाओगी जब तुम खुद को छोड़ दोगी। अचानक हुई इस इंटीमेसी से चौंक कर वो हकलाती है, मुझे बस तुम्हारी एसेंस चाहिए, बस यही। उसके होठों पर एक स्मर्क आ जाता है। ऐसा है क्या? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बिना किसी चेतावनी के वो उसके चेहरे से मास्क हटा देता है, जिससे उसके फ्लश्ड गाल दिखने लगते हैं। फिर इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, वो झुकता है और एक गहरे पैशनेट किस के साथ उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे उसकी सांसें थम जाती हैं और वो पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड रह जाती है। कुछ दिनों बाद बाईजिंग और लियो लॉन्गटिंग सेक्रेड माउंटेन पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे लियो लॉन्गटिंग के घर के करीब पहुंचते हैं, क्यूरियोसिटी और नर्व्स की वजह से बाईजिंग खुद को रोक नहीं पाती। वो उसकी तरफ देखती है और बड़ी धीमी पर क्यूरियस आवाज में पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम सच में मुझे अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करने वाले हो? लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, दो छोटे बच्चे भागते हुए लियो लॉन्गटिंग के पास आते हैं और उसे एक्साइटमेंट के साथ थर्ड ब्रदर कहकर पुकारते हैं। बाईजिंग उनकी मासूम खुशी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और उनकी क्यूटनेस पर उसका दिल पिघल जाता है। लियो लॉन्गटिंग के सिबलिंग्स उसकी स्लीव्स खींचते हुए प्लीडिंग करते हैं, भाई इस बार ज्यादा वक्त के लिए रुकना। वो मुस्कुराता है, फिर पूछता है, क्या सेकंड सिस्टर घर पर है? लियो लॉन्गटिंग के सिबलिंग्स उन दोनों को अंदर ले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बाईजिंग की तरफ मुड़कर देखता है।
वो धीरे से पूछता है ये कौन है, और उसकी अपीयरेंस के बारे में बुदबुदाते हुए उसे अगली कहता है। इरिटेटेड होकर बाइजिंग उन्हें सख्ती से डांटती है और डिक्लेयर करती है, मैं इसकी डिसाइपल हूँ। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्राइकिंग औरत सामने आती है। लियू लॉन्गटिंग को देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। तुम वापस आ गए, वो गर्मजोशी से कहती है, लेकिन फिर उसकी नजर क्यूरियोसिटी के साथ बाइजिंग पर पड़ती है। बाइजिंग को एहसास होता है कि इस औरत की फैमिली में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लियू लॉन्गटिंग बड़े आराम से समझाता है, ये मेरी डिसाइपल है, मैं इसे यहाँ फैमिली से मिलाने लाया हूँ। वो औरत अपना इंट्रोडक्शन यिन हुआ के तौर पर देती है और बाइजिंग का स्वागत करते हुए कहती है, इसे अपना ही घर समझो। लियू लॉन्गटिंग आगे कहता है कि वे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि बाइजिंग को वापस स्कूल जाना है। इंट्रीग्ड होकर यिन हुआ पूछती है, तुम क्या स्टडी कर रही हो? मैं पेंटिंग सीख रही हूँ, बाइजिंग जवाब देती है। यिन हुआ की आंखें चमक उठती हैं। अच्छा, क्या तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल में पेंट करना आता है, वही बिना कपड़ों वाला? वो एक मिस्चिवस मुस्कान के साथ पूछती है। अगर ऐसा है तो शायद तुम मेरे लिए भी एक बना सको। उसकी इस बोल्ड रिक्वेस्ट को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। सबके चेहरे पर शॉक और हैरानी के एक्सप्रेशंस साफ दिख रहे थे। बाद में उस रात लियू लॉन्गटिंग बड़े आराम से बाइजिंग के कमरे में आता है और अपनी आंखों में मिस्चिवस शरारत लिए धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगता है। फ्लस्टर्ड होकर बाइजिंग हकलाती है, तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लॉन्गटिंग स्मर्क करते हुए कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग्स आती हैं? खैर, मुझे भी एक चाहिए। हिचकिचाते हुए बाइजिंग मान जाती है। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं जब वो अपने टास्क पर फोकस करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग शुरू करती है, उसका कंसंट्रेशन डगमगाने लगता है और उसकी नजरें बार बार उसकी बेयर फॉर्म पर चली जाती हैं। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो आखिरकार मान लेती है, मैं ये नहीं कर सकती। लॉन्गटिंग की मुस्कान और गहरी हो जाती है और उसका हाथ उसकी टांग को छूता है। क्या ये मेरी वजह से है? वो प्लेफुल आवाज में उसे चिढ़ाता है। करीब झुकते हुए वो धीरे से कहता है, अगर इससे मदद मिले तो तुम बेझिझक सीधे मुझ पर ही ड्रॉ कर सकती हो। उनकी ये प्लेफुल बातें कमरे में गूंजने लगती हैं और उन्हें और करीब ले आती हैं। उस शांत रात में उनकी हंसी और एक दूसरे को देखने का अंदाज सब कुछ बयां कर रहा था। अगली सुबह जब बाइजिंग की आंख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि जो पेंटिंग उसने पिछली रात बनाई थी वो मिसिंग है। बाद में ब्रेकफास्ट टेबल पर लियू लॉन्गटिंग उसे ज्यादा खाने की सलाह देता है। जिंग मन ही मन सोचती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी एग्जॉस्टेड हूँ। अचानक हॉल में एक ट्रम्पेट की आवाज गूंजती है और एक औरत वहां आती है। वो अनाउंस करती है, मेरे मास्टर ने थर्ड मास्टर की वो पेंटिंग देखी है और वो मैरिज प्रपोज करने आए हैं। पूरा टेबल सन्नाटे में डूब जाता है। हर कोई इस अचानक हुए डिक्लेरेशन से शॉक में सबको देख रहा था। यिन हुआ का चेहरा डिसअप्रूवल से सख्त हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थर्ड ब्रदर को प्रपोज करने की? क्या तुम अपनी स्टेटस का भी ख्याल करती हो? वो लेडी बिना डरे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे मास्टर, जिन्हें कभी प्रिंस ने टाइटल दिया था और बाद में नोबल कॉन्कुबिन बनाया गया था, वो आपके परिवार के लिए एक फिटिंग मैच है। तभी हवा के एक झोंके के साथ एक प्रभावशाली एंट्रॉज वहां पहुंचता है। सुनहरे टैसल से सजा हुआ एक आलीशान लाल पलंकिन आता है, जिसके साथ अटेंडेंट्स एकदम परफेक्ट यूनिसन में चल रहे थे। जैसे ही हर कोई झुकता है, उनके गंभीर चेहरे और ग्रेसफुल मूवमेंट से इशारा मिलता है कि वे किसी बहुत इंपॉर्टेंस वाले इंसान को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। पर्दे हटते हैं और एक डिग्निफाइड औरत बड़ी शालीनता से बाहर निकलती है। वो शांति से यिन हुआ से कहती है, एक सर्वेंट से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक हल्की मुस्कान के साथ वो आगे कहती है, पिछली रात मैंने थर्ड मास्टर का एक पोर्ट्रेट देखा था। उनकी एलिगेंस ने मेरा दिल जीत लिया और आज मैं आई हूँ इस उम्मीद में कि आप हमारे प्रपोजल पर विचार करेंगे। यिन हुआ एक शांत लेकिन फर्म टोन में कहती है कि लियू लॉन्गटिंग को एक सिनर माना जाता है और वो अभी मैरिज के लिए सूटेबल नहीं है। वो लेडी बिना विचलित हुए शालीनता से जवाब देती है कि वो इंतजार करने के लिए तैयार है और इस अलायंस के पोटेंशियल एडवांटेजेस पर जोर देती है जो दोनों परिवारों के लिए होंगे। कमरे में खामोशी छा जाती है और हर कोई एक दूसरे को अनईजी नजरों से देखने लगता है, जैसे माहौल में टेंशन महसूस हो रही हो। एक सोच विचार के बाद यिन हुआ डिक्लेयर करती है कि वो इस बारे में लियू लॉन्गटिंग और बाकी परिवार से बात करेगी और प्रपोजल को कंसिडर करने का वादा करती है। अगर परिवार मान गया तो वो बिट्रोथल गिफ्ट स्वीकार कर लेगी। ये सुनकर वो औरत संतुष्टि में सिर हिलाती है और विदा लेती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, लियू लॉन्गटिंग मजाक में बाइजिंग को अपनी कोहनी से नज्जिस मारता है, जो उस तनावपूर्ण माहौल में कंफर्ट देने का एक छोटा सा इशारा था। वो औरत इस सटल इंटरैक्शन को देख लेती है और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। जाते जाते वो कहती है, मैंने कल रात लियू लॉन्गटिंग और उसकी डिसाइपल को साथ देखा था। सावधान रहें, अगर दूसरे लोग इतनी क्लोजनेस देखेंगे तो ये लियू लॉन्गटिंग की रेप्यूटेशन और फ्यूचर पर शैडो डाल सकता है। यिन हुआ चिंता के साथ लियू लॉन्गटिंग को एक दूसरे कमरे में प्राइवेट डिस्कशन के लिए बुलाती है।
इसी बीच बाइजिंग, जो इस मुलाकात से अनसेटल्ड महसूस कर रही है, लियू लोंगटिंग के दो छोटे भाई बहनों के साथ चुपचाप बैठ जाती है। हिम्मत जुटाकर वो उनसे पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि लियू लोंगटिंग उस औरत में इंटरेस्टेड है? उस छोटे लड़के ने उसकी ओर देखा। थर्ड ब्रदर को क्यूट लड़कियां पसंद हैं, वैसी नहीं जो उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो, और वैसे भी वो उसे कभी पसंद नहीं करेंगे जिसे मैं पसंद नहीं करता। बाइजिंग ने अपनी आईब्राउ उठाई और उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। ओह, तो क्या तुम्हें वो औरत पसंद है जिसे हमने अभी देखा? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक प्लेफुल चैलेंज था। लड़के का कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन डगमगाया और उसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। राहत महसूस करते हुए बाइजिंग अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। बढ़िया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ी जैसे वो उसे बहुत ध्यान से स्टडी कर रहा हो। एक लंबे पॉज के बाद उसने अपना सिर हिलाया और बड़े सीरियस चेहरे के साथ कहा, नहीं, तुम अगली हो। बाइजिंग का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम छोटे ब्रैट, वो झुंझलाते हुए बोली और उसे घूरने लगी। अचानक छोटी लड़की ने बाइजिंग का हाथ पकड़ लिया। सिस्टर, क्या तुम सच में मेरे थर्ड ब्रदर को पसंद करती हो? उसने अपनी मासूम आंखों से पूछा। बुरी तरह शर्माते हुए बाइजिंग ने जवाब दिया, मैं भला कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस उनकी डिसाइपल हूँ, और वैसे भी हम दोनों पूरी तरह अलग स्पीसीज के हैं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उस छोटी लड़की ने उसे जानते हुए विंक किया। तो फिर मुझे आपकी फॉर्चून पढ़ने दो, उसने बाइजिंग का हाथ अपनी ओर खींचते हुए कहा। बाइजिंग की पाल्म को गौर से देखते हुए लड़की ने अपना सिर झुकाया। सिस्टर, आपका फ्यूचर कॉम्प्लिकेटेड है, वो धीरे से बुदबुदाई। कॉम्प्लिकेटेड से तुम्हारा क्या मतलब है? बाइजिंग ने पूछा। अब उसकी क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई थी। लड़की ने उसकी ओर देखा और समझाया, मैं बस थोड़ा बहुत ही पढ़ सकती हूँ, लेकिन शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इमॉर्टल एफिनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। या तो आपका होने वाला स्पाउस एक इमॉर्टल है, या फिर आप खुद कभी एक महान और एमिनेंट इमॉर्टल थी। लड़की ने अपने कंधे उचकाए। बाद वाली बात मुमकिन नहीं लगती। आखिर अब तो आप एक मॉर्टल हैं। किसी इमॉर्टल के लिए बिना किसी एमिनेंट इमॉर्टल को अपना डिसाइपल बनाए रीइंकार्नेट करना लगभग नामुमकिन है। मेरे भाई जैसा इंसान जिसने इतने सारे क्राइम्स किए हों, वो उनकी पसंद कभी नहीं होता। अगर आपने उन्हें अपना मास्टर स्वीकार नहीं किया होता तो उन्हें बहुत पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया गया होता। बाइजिंग के दिल की धड़कन तेज हो गई। एग्जीक्यूटेड? उन्होंने किस तरह के क्राइम्स किए थे? लड़की का चेहरा सीरियस हो गया। बहुत समय पहले इमॉर्टल्स उन्हें अरेस्ट करने आए थे, लेकिन हमारे एल्डेस्ट ब्रदर ने उन्हें बचा लिया। मुझे पूरी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो एक ऐसे इमॉर्टल बन गए जिन्हें आपके परिवार की रक्षा करने का काम सौंपा गया। वो रुकी, फिर आगे कहा, आपकी वजह से ही वो आज जिंदा है। आप उनकी सेवियर हैं। जैसे ही रात लियू के मैंशन पर उतरी, बाइजिंग अपने बिस्तर पर बेचैनी से लेटी थी। वो उन उलझे हुए एहसासों को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसे बताया गया था कि वो लियू लोंगटिंग की सेवियर है, लेकिन फिर उस औरत की बातों ने उसे परेशान कर दिया था कि उसकी मौजूदगी असल में उसे नुकसान पहुंचा रही है। फिर भी गहराई में वो इस सच को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी कि उसका बच्चा उसके अंदर बढ़ रहा है। इस ख्याल ने उसे जकड़ लिया था, जिससे उसे फंसा हुआ महसूस हो रहा था। क्या मैं अनजाने में उसकी मिस्ट्रेस बन गई हूँ, कोई ऐसी जिसे सब नफरत करते हैं? उसने कड़वाहट के साथ सोचा और गुस्से में चादर को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसके विचार और गहरे होने लगे, उसकी खिड़की पर एक हल्की दस्तक हुई। चौंक कर वो मुड़ी और जम सी गई। वो लियू लोंगटिंग था, लेकिन अपने साधारण ह्यूमन फॉर्म में नहीं। वो वहां अपने असली रूप में खड़ा था, एक शानदार पर डरावना सिल्वर सर्पेंट जिसकी तीखी सुनहरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। इससे पहले कि वो एक शब्द भी बोल पाती, वो अंदर रेंगते हुए आया और उसे प्रोटेक्टिवली अपनी लपेट में ले लिया। उसकी आवाज धीमी पर तीखी थी। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं, उसने ऑर्डर दिया। तुम इतनी कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकती हो? मेरी शादी होने वाली है और तुम यहाँ इतनी चैन की नींद सो रही हो। बाइजिंग हैरान रह गई और उसके शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे बहस करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो उतना ट्रांसफॉर्म हो गया जिससे वो उसकी पीठ पर चढ़ सके। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने उसे कसकर पकड़ा। उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई, हालांकि लहजा अभी भी सख्त था। पकड़े रहना, हम घर जा रहे हैं। वे घने फॉरेस्ट के बीच से फिसलते हुए निकल गए। रात की ठंडी हवा उनके पास से गुजरी, जिसमें जंगल की मिट्टी की महक थी। सफर के दौरान वो हिचकिचाई और फिर फुसफुसाकर पूछा, क्या मैं तुम्हारी डिसाइपल होने के बजाय अभी भी तुमसे शादी करना चुन सकती हूँ? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, हवा में एक गंदी बदबू फैल गई। उसने अपनी नाक ढकी और अपनी आंखों से आसपास का जायजा लिया। चांदनी की रोशनी में उसने सुअरों का एक बड़ा ग्रुप देखा जो उनका रास्ता रोक रहा था। सबसे आगे एक एकदम अलग दिख रहा था, जिसकी आंखें बहुत तेज और इंटेलिजेंट थीं, जो उनका लीडर लग रहा था। उस पिग लीडर ने गुर्राते हुए धमकी भरा व्यवहार दिखाया और फिर एक ह्यूमन वुमन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई। लियू लोंगटिंग ने भी वैसा ही किया और अपनी आंखों में तेजी लाते हुए वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गया। तो उसने अपने होंठों पर एक स्मर्क के साथ कहा, ये तुम हो हुआंग सन्यांग?
वो औरत जिसके चेहरे पर सख्ती के साथ थकान भी थी, उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। थर्ड मास्टर, मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। लियू लॉन्गटिंग की स्मर्क और गहरी हो गई। तुम इस तरह के एटीट्यूड के साथ मदद मांगने आई हो? हुआंग सन्यांग गहराई से झुकी, उसकी आवाज कांप रही थी। प्लीज थर्ड मास्टर, मेरे बेटे का कत्ल कर दिया गया है, मुझे उसका बदला लेने के लिए आपकी मदद चाहिए, मैं कुछ भी करूंगी। लियू लॉन्गटिंग का एक्सप्रेशन बदला। मुझे सब कुछ बताओ। हुआंग सन्यांग ने समझाना शुरू किया। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। 10 साल पहले मैं बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। मेरा बेटा मुझे बचाने के लिए बेताब होकर मेरी ताकत वापस लाने में मदद करने के लिए हंटिंग पर निकला था, लेकिन उसे इंसानों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे एक फोर्क से जकड़ दिया और उसे जिंदा जला दिया। उसकी आवाज टूट गई और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। बाद में मुझे मास्टरमाइंड का पता चला, जू डग्युई। मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार पिग इमॉर्टल्स का हिस्सा है। उनकी कल्टीवेशन मेरी तुलना में बहुत ज्यादा है। मैंने कोशिश की है, पर कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं एक बेकार माँ हूँ। बाइजिंग, जो अब तक खामोश थी, उसे उस दुखी माँ के लिए सिंपैथी महसूस हुई और उसने अनजाने में हाथ बढ़ाकर लियू लॉन्गटिंग का हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी ओर एक झलक देखा। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था। वांग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपके पास अपने मैटर्स हैं, लेकिन प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे का बदला लेने में मेरी मदद कीजिए। बदले में मैं आपको अपनी जान दे दूंगी। लियू लॉन्गटिंग ने उसे एक शांत पर तीखी नजर से देखा। तुम्हारी जान मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने बेबाकी से कहा। उसने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज स्टेडी थी। मेरे अचानक चले जाने की वजह से मेरी बहन गुस्सा होगी, लेकिन जब वो शांत हो जाए तो तुम उसके पास जाना। जैसे ही वे जू विलेज के पास पहुंचे, लियू लॉन्गटिंग को हुआंग सन्यांग की चेतावनी याद आई। पिग इमॉर्टल्स की कल्टीवेशन बहुत ऊंची है, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना यंग मास्टर। जू विलेज पहुंचते ही हवा में एक बहुत ही गंदी बदबू फैल गई, जिससे बाइजिंग ने अपनी नाक सिकोड़ ली। इसे बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने पूछा, ये भयानक स्मेल कैसी है? ये सुअरों की बदबू है, लियू लॉन्गटिंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया। और ये कोई साधारण पिग नहीं है, ये कोई इमॉर्टल नहीं, बल्कि एक डीमन है। अचानक एक औरत की हताश चीखें सन्नाटे को चीरते हुए सुनाई दी। मुझे मत मारो, मैं चली जाऊंगी, वो गिड़गिड़ा रही थी। जू मैंशन का दरवाजा चरमराते हुए खुला, जिससे एक विशाल डीमन जैसा दिखने वाला आदमी सामने आया। मेरे लिए कुछ वाइन खरीद लाओ, और अगर नहीं ला सकी तो वापस आने की जहमत मत उठाना, वो उस औरत पर चिल्लाया। वो कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उस डीमन की नजर बाइजिंग और लियू लॉन्गटिंग पर पड़ गई। उसका चेहरा चिढ़ से बिगड़ गया। तुम क्या घूर रहे हो? वो दहाड़ा और बाइजिंग की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए धमकी दी। देखते रहो और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाइजिंग का गुस्सा भड़क उठा। तुम किस तरह के आदमी हो, एक औरत को इस तरह पीट रहे हो? वो चिल्लाई। डीमन मुस्कुराया। उसकी नजर नफरत के साथ और गहरी हो गई। काफी फाइस्टी हो, है ना? सुंदर भी हो। तुम मेरे बिस्तर को गर्म करने के लिए एक बढ़िया मैच रहोगी। इससे पहले कि बाइजिंग कुछ जवाब देती, लियू लॉन्गटिंग आगे बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी और स्टेडी थी। मैं यहाँ बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें जान से मारने आया हूँ। डीमन ऐसे जोर जोर हंसने लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजाकिया जोक सुना हो। मुझे मारोगे? तुम कुछ नहीं, बस एक छोटे वर्म हो जिसकी कल्टीवेशन मुश्किल से कुछ 100 सालों की है। लियू लॉन्गटिंग की सुनहरी आंखें चमक उठीं और उसने अपना हाथ उठाया, जिससे एक शानदार सुनहरी रोशनी निकली जो अपनी ताकत से चमक रही थी। क्यों ना हम ये पता लगा लें कि असली वर्म कौन है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें मेनस साफ झलक रहा था। डीमन ने एक रहस्यमय लिक्विड से भरा कटोरा उठाते हुए ताना मारा। ठीक है, पहले मैं तुमसे निपट लूंगा, वो गुर्राया। फिर मैं वहां खड़ी उस छोटी ब्यूटी का मजा लूंगा। एक ही घूंट में उसने कटोरे की सारी चीज पी ली। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसका शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगा। उसका ह्यूमन फॉर्म गायब हो गया और उसकी जगह एक राक्षसी पिग लाइक डीमन ने ले ली, जिसके बड़े बड़े टस्क्स और चमकती हुई क्रिम्सन आंखें थीं। वो दहाड़ा जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। घबराकर बाइजिंग चिल्लाई, लियू लॉन्गटिंग सावधान रहना। लियू लॉन्गटिंग अपने असली रूप में बदल गया, एक मैजेस्टिक सिल्वर स्नेक जिसके शिमरिंग स्केल्स थे और आंखें सुनहरी थीं। दोनों एक दूसरे पर दहाड़े और हवा में टेंशन बहुत गहरा हो गया। जैसे ही वे आपस में टकराए, बाइजिंग डर और हैरानी के साथ देखने लगी। पहली बार उसने लियू लॉन्गटिंग को उसके असली रूप में लड़ते हुए देखा था। क्या होगा अगर लियू लॉन्गटिंग हार गया, उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। उसकी सांसें कांप रही थीं। लड़ाई बहुत भीषण थी। जमीन पर खून के छींटे पड़ रहे थे और वो पिग डीमन हांफते और गुर्राते हुए लड़ रहा था। उसका कॉन्फिडेंस अब डगमगा रहा था। मैंने सदियों तक कल्टीवेशन की है, वो भारी सांसें लेते हुए गुर्राया। मैं तुम्हारे जैसे किसी से कैसे हार सकता हूँ? लेकिन लियू लॉन्गटिंग की ताकत अनरिलेंटिंग थी। एक ताकतवर हमले के साथ उसने पिग डीमन के चारों ओर मजबूती से खुद को लपेट लिया और उसकी जान निकाल दी। उस पिग ने आखिरी बार एक भारी आवाज निकाली और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लियू लॉन्गटिंग ने अपनी पकड़ छोड़ी, लेकिन वो लड़खड़ा गया। उसका मैसिव शरीर डगमगाया और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। लियू लॉन्गटिंग बाइजिंग चिल्लाई और भागकर उसके पास पहुंची। डर के मारे वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। वो उसके करीब झुकी। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम मर नहीं सकते, मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत भी मत करना। एक हल्की वॉमत ने उसके गाल को छुआ। लियू लॉन्गटिंग ने कमजोरी के बावजूद अपना हाथ उठाया और उसका चेहरा धीरे से सहलाया।
मैं ठीक हूँ, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। उसकी गोल्डन आईज में शरारत चमक उठी और उसने आगे कहा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मेरे लिए इतना दुख रहा है तो क्यों ना हम कोई अच्छी जगह ढूंढें जहाँ तुम मुझे दिखा सको कि तुम मेरी कितनी परवाह करती हो। बाई जिंग के आंसू गुस्से में बदल गए और वो उसे घूरने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। तुम इस वक्त भी मजाक कैसे कर सकते हो, वो झुंझलाकर चिल्लाई। बाई जिंग घबराते हुए एक साधारण एक्सप्रेस होटल में चेक इन करती है। उसने बेहोश लियू लॉन्गटिंग को उठाया हुआ है जो अब अपने स्नेक फॉर्म में वापस आ गया है। उसे धीरे से बिस्तर पर लेटाते हुए वो खुद से बड़बड़ाती है, यहाँ आसपास कोई अच्छी जगह नहीं है और वो बहुत सीरियसली घायल है। मैं क्या करूं? क्या मुझे मदद के लिए यिंगयू से कांटेक्ट करना चाहिए? शायद वो उसे हील करना जानती हो। लियू लॉन्गटिंग का ख्याल रखते हुए वो उसके छोटे स्नेक फॉर्म को प्यार से सहलाती है। मैं कितनी बेकार हूँ, वो फुसफुसाती है। काश मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर पाती। अचानक दरवाजे पर एक जोर की और फ्रैंटिक दस्तक ने उसे चौंका दिया। बाईजिंग जम गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दरवाजा टूटकर खुल गया और कमरे में गोल्डन फ्लेम्स भर गईं। दो लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आए। उनकी परछाइयां रोशनी से चमक रही थीं। उनमें से एक आदमी ने विनम्र लेकिन कमांडिंग लहजे में आगे बढ़कर कहा, हेलो मिस, हुआंग ने हमें यहाँ यंग मास्टर का इलाज करने के लिए भेजा है। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, एक इमॉर्टल डॉक्टर। बाई जिंग उन दो बुजुर्ग लेकिन प्रभावशाली हस्तियों को देखकर अनजाने में पीछे हट गईं। सफेद बालों वाले आदमी ने, जिनसे एक ऑथोरिटी वाली हवा आ रही थी, उसकी ओर देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, यंग लेडी, क्या आप अपने मेहमानों का स्वागत ऐसे ही करती हैं? आपके मैनर्स कहाँ हैं? बाई जिंग घबराते हुए हकलाने लगी, प्लीज प्लीज इन्हें बचा लीजिए, वो बहुत बुरी तरह घायल है, वो गिड़गिड़ाती है। बुजुर्ग आदमी ने बिस्तर पर लेटे छोटे सांप को देखा और हंसा। वो इसी के लायक है। बुजुर्ग ने ध्यान से लियू लॉन्गटिंग को उठाया और एक पेचीदा हीलिंग रिचुअल शुरू कर दिया। दूसरे आदमी ने बाई जिंग की तरफ मुड़कर धीरे से सलाह दी, बेहतर होगा कि तुम यह न देखो। इस प्रोसेस के दौरान उसकी हालत पेनफुल लग सकती है। जैसे ही रिचुअल खत्म हुआ, लियू लॉन्गटिंग अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया। वो पीला दिख रहा था लेकिन जिंदा था। उसने बुजुर्ग को एक सच्चे थैंक यू के साथ अपना आभार जताया। हालांकि बुजुर्ग आदमी ने बाई जिंग की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। इसी बीच बाई जिंग ने कमरे में देखते हुए गौर किया कि दूसरा बुजुर्ग डॉक्टर गायब है और सोचने लगी कि वो कहाँ चला गया। बाकी बचे बुजुर्ग ने फिर लियू लॉन्गटिंग की ओर मुड़कर कढ़ाई से कहा, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम्हारा फीवर अभी भी खतरनाक रूप से ज्यादा है, खुद पर और दबाव मत डालो। बाई जिंग ने दिल से उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और आभार के तौर पर उन्हें चाय ऑफर की। बुजुर्ग मुस्कुराए और धीरे से मना करते हुए बोले, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, मुझे तुम्हें कुछ देना है क्योंकि इस दुनिया में मेरा समय अब कम बचा है। उनकी बातों ने बाई जिंग के दिल को दुख से भर दिया, लेकिन बुजुर्ग ने उसे भरोसा दिलाया, इसके बारे में मत सोचो बच्ची। हिचकिचाते हुए वो मान गई। हालांकि उत्सुकता उसे खाए जा रही थी। उनके पास उसके लिए ऐसा क्या हो सकता है, खासकर तब जब वो उनसे पहले कभी नहीं मिली थी। जैसे ही बुजुर्ग वहां से गए, बाई जिंग को राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वो चैन की सांस लेने वाली थी, लियू लॉन्गटिंग ने अचानक उसे पीछे से मजबूती से गले लगा लिया, जिससे वो चौंक गई। उसकी आवाज धीमी लेकिन वॉमत से भरी थी जब वो फुसफुसाया, अगर तुम ना होती तो मुझे महीनों तक तड़पना पड़ता। बाई जिंग के गाल लाल हो गए। मुझे छोड़ो, वो हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज में चिंता थी। तुम अभी भी घायल हो। लियू लॉन्गटिंग और करीब आया। उसकी गर्म सांसें उसके कान के पास थीं जब उसने उसे चिढ़ाया, क्या तुम अपना रीपेमेंट नहीं चाहती? इससे बेहतर समय कोई और नहीं है। बाई जिंग हड़बड़ा गई और उसका इरादा गलत समझते हुए बोली, तुम्हें तेज फीवर है, तुम मुझे कैसे चुकाने की सोच रहे हो? अगर ये पैसे हैं तो बस मुझे एक बड़ा चेक लिख कर दे दो। उसके होंठों पर एक चालाक स्mirk आई और उसने जवाब दिया, ये रीपेमेंट ऐसी चीज है जिसे तुम तभी ले सकती हो जब मुझे फीवर हो। यह एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। उसके रहस्यमयी शब्दों से बाई जिंग की जिज्ञासा बढ़ गई। वो उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। ऐसा कौन सा ट्रेजर है जो तुम मुझे सिर्फ बीमार होने पर ही दे सकते हो? उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी स्मर्क और गहरी हो गई और उसने सजेस्टिवली इशारा किया। बाई जिंग ने उसके इशारे का पीछा किया, लेकिन तभी उसे उसकी शरारत भरी नीयत का एहसास हुआ। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया और उसके गालों पर गर्मी चढ़ गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसने अपना हाथ उसके कपड़ों के नीचे सरका दिया, जिससे वो दंग और पूरी तरह से हड़बड़ा गई। जैसे ही सुबह हुई, खिड़कियों के कर्टेन से हल्की रोशनी अंदर आने लगी। बाई जिंग की आंखें धीरे से खुली और उसने देखा कि लू लॉन्गटिंग उसके बगल में बड़े सुकून से सो रहा है। ये महसूस करते हुए कि उसका फीवर अब कम हो गया है, वो उसकी सुधरती हालत के बारे में चुपचाप सोचने लगी। उसे देखते हुए उसके मन में कई ख्याल आने लगे। उसने गौर किया कि लू लॉन्गटिंग का चेहरा कितना शांत है और उसके फीचर्स कितने कोमल हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक बच्चे जैसा लग रहा था। वो लू लॉन्गटिंग के और करीब झुकी और अपनी उंगली उसके होंठों पर धीरे से रख दी। उसने सोचा कि कितना अच्छा होता अगर ये हमेशा ऐसे ही ओबीडियंट बनकर रहता। अचानक लू लॉन्गटिंग ने उसकी उंगली पर हल्का सा काट लिया, जिससे वो चौंक गई।
वो चिल्लाई, क्या तुम कोई डॉग हो? वो स्मर्क करने लगा और पूछा, तुम क्या कर रही थी? क्या तुम चुपके से किस कर रही थी? घबराकर उसने मना कर दिया, लेकिन वो उसके ऊपर झुक गया और उसे अपनी जगह पर रोक दिया। अगर तुम्हें किस चाहिए तो बस ले लो, मैं तुम्हारा ही तो हूँ, उसने चिढ़ाते हुए कहा। शर्माते हुए उसने विरोध किया कि किसे चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसने उसके होंठों को एक इसके साथ बंद कर दिया। जब वे चादर के नीचे लेटे थे तो बाई झिंग ने एक ठंडी सांस ली। छोड़ो इसे, बहुत देर हो गई है। बाद में एक कॉफी शॉप में बाईजिंग हैरानी से उस बूढ़े आदमी को देख रही थी। क्या आप चाहते हैं कि हम उन पुराने डॉक्टर ग्रैंडपा को अपने साथ रखें? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और समझाया, मेरा समय अब खत्म होने वाला है, मैं उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा, चिंता मत करो। वो देखने में भले ही फियर्स लगें, पर वो अपने वादे के पक्के हैं। गहराई में वो बहुत ही नेक इंसान है। हालांकि बाईजिंग को अभी भी शक था। बूढ़े आदमी ने अपनी बात जारी रखी, हमने कई जन्मों तक साथ गुजारे हैं। मेरा वक्त पूरा हो गया है, लेकिन उनके कुछ अटैचमेंट्स अभी भी बाकी हैं, जिन्हें सुलझाना जरूरी है। मैं उन्हें तुम्हें एंट्रस्ट करना चाहता हूं ताकि वो अपनी पुरानी अधूरी इच्छा पूरी कर सकें। गहराई से झुकते हुए उन्होंने अपनी अपील की। ल्यू लॉन्गटिंग ने शांति से जवाब दिया, ठीक है, हम उन्हें अपने साथ रख लेंगे, लेकिन वो इसके इमॉर्टल नहीं बन सकते। बूढ़े आदमी ने विरोध किया, लेकिन उनकी कल्टीवेशन बहुत ऊंची है। अगर वो इसके इमॉर्टल बनते हैं तो इससे इसे भी फायदा होगा। बाईजिंग ने ल्यू लॉन्गटिंग की तरफ देखा और सोचा, ये मुझसे पूछे बिना फैसले क्यों ले रहा है? ल्यू लॉन्गटिंग ने मजबूती से जवाब दिया, मैं इसका इमॉर्टल हूँ, इतना काफी है। बूढ़े आदमी ने उसकी पॉसेसिवनेस को गौर से देखा। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, और बाईजिंग की तरफ एक कागज सरका दिया। इस पर ओल्ड बाई का नाम है, मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। बूढ़े आदमी के जाने के बाद बाईजिंग ने उसे उठाया और ल्यू लॉन्गटिंग से पूछा, वे दोनों ग्रैंडपास एक जैसे दिखते हैं, क्या वे ट्विंस हैं? ल्यू लॉन्गटिंग ने अपने खाने का एक निवाला लेते हुए समझाया, जब इमोर्टल्स अपने शिष्यों के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे एक जैसे दिखने लगते हैं। हैरान होकर बाईजिंग ने कहा, मुझे यह नहीं पता था। फिर उसने पूछा, अगर हम उनकी इच्छा पूरी करने में मदद करेंगे तो क्या वो असेंड कर पाएंगे? ल्यू लॉन्गटिंग ने जवाब दिया, जब धरती पर किसी इमॉर्टल का समय खत्म होता है तो वे वापस हेवन लौट जाते हैं, लेकिन अगर उनके मन में कोई मोह या अधूरी इच्छा बाकी रह जाए तो वे असेंड नहीं कर सकते। इससे पहले कि वे बात जारी रखते, पास ही खड़ी एक लड़की चिल्लाई, ये कितना हैंडसम है। चौंकर बाईजिंग ने पूछा, क्या वे तुम्हें देख सकते हैं?